अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र है। कार्यपालिका शक्ति अर्थात एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, संघ की कार्यपालिका शक्ति, और इसमें 3 प्रमुख बातें कही गई है अनुच्छेद 53 में। तो पहला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। द एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution। अर्थात इसमें जो प्रमुख बातें कही गई है कि जो भी शक्ति होगी संघ की, वह कार्यपालिका शक्ति संघ की होती है तो वह राष्ट्रपति में ही निहित होती है। राष्ट्रपति और उसका प्रयोग वह अपने अनुसार करता है, वह स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवा सकता है। यह जान लें कि यहाँ कोई भी काम होता है तो वह राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। भारत का प्रथम व्यक्ति होता है और सर्वोच्च पदधारी होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति का अर्थ इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि काफ़ी व्यापक संदर्भ में इसका अर्थ निकाला जाता है, क्योंकि जितने भी कार्य सरकार के होते हैं तो सब तो सरकार की कार्यकारी शक्ति ही है। और विशेष करके आज के दौर में यदि हम कहें तो कार्यपालिका शक्ति का भी काफ़ी अधिक विस्तार हुआ है। कई एक मायनों में इसका विस्तार हुआ है और समय के साथ इसमें विस्तार हमें दिखता है। कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के नाम होगा। यहाँ पर आप यह समझ सकते हैं कि वह प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वे कार्य करते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करें, चुनाव आयुक्त की बात करें, संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो उनका काम वे नियुक्ति करते हैं। और वहीं केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्य, विधायिका के प्रस्ताव संबंधी जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। तो काफ़ी व्यापक रूप में उनकी शक्ति आज हमें दिखती है। और अगर हम देखें तो 3 स्तर की बात होती है, कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, न्यायिक शक्ति। लेकिन सरकार का कार्यपालिका शक्ति जो है यह सरकार के कामकाज करने की शक्ति है। यहाँ पर यह भी है, इसके साथ साथ राज्य का जो क्रियाकलाप होगा वह हम देखते हैं कि प्रशासन द्वारा क्या आता है। यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि स्पष्ट रूप में इसका कार्य काफ़ी व्यापक है, लेकिन जितने भी कार्य किए जाते हैं सरकार द्वारा, वहीं विधायी कार्य और न्यायिक कार्य, इनको अगर निकाल दें, इनको बाहर कर दें तो शेष जितने कार्य होते हैं सभी कार्यपालिका शक्ति में आज आते हैं। और कार्यपालिका के काम में नीति निर्धारण भी आ जाता है। कार्य को परिणति तो करना ही पड़ता है, व्यवस्था बनाए रखना ही पड़ता है। और सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात करें या किसी देश के साथ कैसा संबंध रखना है, सामान्य तौर पर प्रशासन को चलाना है या प्रशासन पर नियंत्रण रखना है, तो कार्यपालिका शक्ति में निरंतर काफ़ी अधिक विस्तार हुआ है और राष्ट्रपति अपने अधिकारी द्वारा या स्वयं इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। का 3 प्रावधान और दूसरा प्रावधान में कहा गया है कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द foregoing provision, the supreme command of the defense force of the union shall be vested in the president and the exercise thereof shall be regulated by law। अर्थात यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बातें कही गई है कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वह रक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर होते, सर्वोच्च कमान उन्हीं में निहित होती है और जो अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे वे कानून द्वारा विनियमित होता है। यहाँ पर यह बात भी हम समझ सकते हैं कि समूची कार्यपालिका कार्रवाई उनके नाम से की जाती है और रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान उसमें निहित होता है। अर्थात यहाँ पर जो बातें हैं कि पहले से जो बातें चली आ रही थी सैन्य संदर्भ में तो वह चलेगी, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन
यहाँ पर संघ के जो रक्षा बल का सर्वोच्च समादेश होगा वह राष्ट्रपति में निहित होगा और कानून के अनुसार वह प्रयोग करेगा। और हम जानते हैं, देखते हैं कि भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति के रूप में वह थल सेना अध्यक्ष हो या थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अध्यक्षों की नियुक्ति वही करते हैं। और यदि कभी युद्ध जैसी स्थिति होती है तो युद्ध की समाप्ति की भी घोषणा उन्हीं राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो सर्वोच्च शक्ति रक्षा संदर्भ में राष्ट्रपति के पास होती है। और जो तीसरी बातें कही गई है कि इसमें दो बातें हैं कि तीसरा 53 का 3 का क है कि किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। बी deemed to transfer to the president any function conferred by any existing law on the government of any state or other authority। या और आगे बातें कही गई है कहा कि राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम conferring by law functions on authority other than द प्रेसिडेंट। अर्थात कोई कानून है वह कोई वर्तमान में कोई कानून है वह राज्य सरकार या अन्य जो अथॉरिटी है उसको अंतरित किए जाने वाले नहीं समझे जाएंगे यदि वह कानून बनाते हैं तो। या राष्ट्रपति से जो अलग वहाँ पर कोई कानून अगर बनता है तो संसद को इससे निवारित नहीं करेगी। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के काम संसद द्वारा की जाती है। जैसे कि अगर युद्ध की घोषणा होती है तो या युद्ध की समाप्ति होती है तो इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन यह संसद के अनुमति के अनुसार होता है। कोई कानून बनाई जाती है तो संसद में बनती है, तो संसद की शक्ति यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। राष्ट्रपति के द्वारा कृत्य तो किए जाते हैं, लेकिन अन्य अथॉरिटी को भी जो शक्ति प्रदान की गई विधि द्वारा तो वह रहती है।